आशु गुरु जी, बहुत बहुत प्रणाम। अब हम लोगों के बीच आज की मुख्य वक्ता डॉक्टर अनुभूति चौहान जी आ गई हैं। आपको बहुत बहुत प्रणाम। और हम लोग अपने कार्यक्रम का आरंभ करें इसके पहले मैं चाहूंगा कि लोक पहल का परिचय अपने मुख्य वक्ता के सम्मुख परिचय प्रस्तुत कर दूं। लोक पहल उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के नीतियों के विस्तार, प्रचार, प्रसार और उनको वैचारिक सहयोग और राष्ट्रवादी संबल प्रदान करने के लिए लोक पहल एक सामाजिक और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद से युक्त एक हस्तक्षेप है। लोक पहल का मुख्य उद्देश्य है कि वह जन समस्याओं को सत्ता प्रतिष्ठान की ओर उन्मुख करता है तथा जनता के लिए जितनी लोक मंगल की लोक कल्याणकारी नीतियां हैं उन्हें जनता तक ले जाना लोक पहल का श्रेय, प्रेय और पाथेय है। लोक पहल का मुख्य उद्देश्य और ध्येय है। हमारे लोक पहल के की ध्येय निष्ठा है पूज्य अवैध ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ जी, पूज्य अशोक जी सिंघल और अभी अभी जिसमें हमारे कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे थे डॉक्टर अनुभूति चौहान जी, ऐसे चौथे सर्व सर्व संघ चालक पूज्य राजेंद्र सिंह रज्जू भैया, महामना पंडित मदन मोहन मालवीय और दीनदयाल उपाध्याय जो एकात्म मानववाद के दर्शन के प्रणेता है, लोक पहल के सांस्कृतिक अधिष्ठान है। इसी के आधार पर लोक पहल अपने कार्यक्रम, नीतियों और विस्तार के लिए निरंतर प्रयास करता है। प्रयास की निरंतरता ही लोक पहल का मुख्य उद्देश्य है। लोक पहल लगभग 3 वर्षों से अनवरत निस्वार्थ रूप से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के का वैचारिक समर्थन करने, उनके नीतियों का प्रचार प्रसार निस्वार्थ भाव से निरंतर अविराम रूप से करता रहा है। लोक पहल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवकों का समूह है, उन्हीं की सदिच्छा है और इसके संयोजक इलाहाबाद विश्वविद्यालय से डॉक्टर विजय सिंह जी हैं। मेरठ से मेरठ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के डॉक्टर आलोक चौहान सर इसके महत्वपूर्ण स्तंभों में हैं और समस्त मीडिया सेल का आयोजन लोक पहल के आभासी मंच पर सजाने का, संवारने का, उसे निर्देशित करने का काम डॉक्टर आलोक चौहान सर के माध्यम से होता है। इसके अन्य महत्वपूर्ण स्तंभों में है वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय जो पूर्वी उत्तर प्रदेश के जौनपुर जनपद में स्थित है, उसमें प्रबंधक के प्रोफेसर प्रोफेसर अवनीश पारफिरकर, काशी हिंदू विश्वविद्यालय से आयुर्विज्ञान संस्थान के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर संतोष सिंह जी और इसके संरक्षक मंडलों में पूज्य सर्व संघ चालक पूज्य रज्जू भैया के परम प्रिय शिष्य और उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री नरेंद्र सिंह गौर जी हैं, जिन जब हम लोग विद्यार्थी थे तो आप यहाँ प्रोफेसर भी थे। तो ऐसे हमारा अन्य अन्य लोगों का जिनका नाम नहीं ले रहा हूँ, लोक पहल अन्य स्वयंसेवकों की प्रतिभा का प्रतिफल है, उनके परिश्रम, उनके लगन का प्रयास है। तो आज हम जिस विषय पर ये लोक पहल का संक्षिप्त परिचय है और इसका एकमात्र उद्देश्य है कि पूज्य योगी आदित्यनाथ जी जैसा धर्मनिष्ठ, कर्तव्यनिष्ठ, राष्ट्रनिष्ठ, यशस्वी व्यक्तित्व जिसका जिसका जीवन पूरा राष्ट्र के लिए समर्पित है। कर्म कर्म और जीवन दो अलग शब्द हैं, लेकिन दोनों का एक अन्योनाश्रित ओवरलैपिंग का रिलेशनशिप है। एक दूसरे पर आश्रित संबंध है। कर्म को अगर जीवन से निकाल दिया जाए तो वो सब कुछ हो सकता है लेकिन जीवन नहीं हो सकता, और अगर जीवन को कर्म से निकाल दिया जाए तो वह शब्दकोश का शब्द मात्र बन जाता है। ध्रुव और प्रहलाद कितने 100 वर्ष तक जीवित रहे, इतिहास इस बात का संज्ञान नहीं लेता है, लेकिन ध्रुव का तप और प्रहलाद का दृढ़ निश्चय ही इतिहास का चरमोत्कर्ष है। ऐसे ही हमारे पूज्य उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ कर्म में आकंठ डूबा हुआ व्यक्तित्व है, जिसका अगला कदम
कितना दृढ़ निश्चयी और युगांतकारी है, इसके लिए उदाहरण देने के लिए, अनुकरण करने के लिए की आवश्यकता नहीं है। ऐसे ही अपराजेय योद्धा के लिए हम निरंतर अपना वैचारिक सहयोग, वैचारिक वितान विस्तारित करते रहते हैं। और लोक पहल का सपना है कि पूज्य योगी आदित्यनाथ इस राष्ट्र का नेतृत्व करें और लाल किले की प्राचीर से भारत के राष्ट्रीय ध्वज को फहराएं, प्रधानमंत्री पद को सुशोभित करें। यह लोक पहल की महत्वाकांक्षा है, यही प्रत्याशा है। इस लोक पहल के परिचय के बाद मैं अब विषय पर आता हूं। आज का विषय है सामाजिक कार्यों में महिला की प्रभावी भूमिका एवं महिला सहभागिता, एक विमर्श। और इसकी आज की वक्ता हैं डॉक्टर अनुभूति चौहान जी, जो अरुणोदय संस्था की संस्थापिका हैं। और आपकी सामाजिक जीवन में आपका विशिष्ट हस्तक्षेप है। आप पूर्व को चेयरमैन महिला फुटबॉल एसोसिएशन दिल्ली रह चुकी हैं। आप महिला उत्पीड़न विभाग पश्चिमी उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई हैं। आप अरुणोदय सोसाइटी का, जैसा मैंने पहले ही जिक्र किया है, उसकी संस्थापिका हैं। अध्यक्ष नारी अभ्युदय संगठन, जो माननीय इंद्रेश जी द्वारा संचालित संगठन है, उसमें आपकी विशिष्ट और प्रभावी भूमिका है, उसकी आप अध्यक्षा हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष पैरा क्रिकेट क्लब ऑफ इंडिया, सदस्य एंटी रैंकिंग कमेटी, अध्यक्ष आसीन नारी शक्ति संस्थान, अध्यक्ष मानव अधिकार संघ, राष्ट्रीय प्रवक्ता राष्ट्रीय क्षत्रिय महासभा, नशा मुक्ति ब्रांड अम्बेसडर लखनऊ। आप 18 वर्षों से समाज में महिलाओं के उत्थान के लिए कार्यक्रम, उनकी शिक्षा, उनके स्कूल, उनके अधिकारों, उनके उत्पीड़न, खेलकूद द्वारा हर संभव प्रयास जिससे समाज में महिलाओं का उत्थान हो सके, उनकी स्थिति में सुधार आ सके, आप लगातार प्रयास करती हैं। आपको अब तक अनेक सम्मानों से सम्मानित किया जा चुका है, जिसमें जिला स्तर पर नारी सशक्तिकरण के अनेक सम्मान दिए गए हैं। आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर के सम्मानों से भी सम्मानित हैं। भारतीय जनता पार्टी द्वारा सुषमा स्वराज सम्मान आपको दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय यूनिवर्सिटी द्वारा ह्यूमैनिटी में डॉक्टरेट की उपाधि से आपको अलंकृत किया गया है। राजधानी रत्न अवार्ड दिल्ली से आपको सम्मानित किया गया है। नारी शक्ति सम्मान मोस्ट इन्फ्लुएंस अवार्ड आपको दिया गया है। वो वुमेन्स ऑफ सब्सटेंस अवार्ड से, जैसे हजारों अवार्डों से आपको सम्मानित किया जा चुका है। तो सम्मान तो ये एक श्रृंखला है, एक क्रम है, लेकिन मूल रूप से आपका नारी उत्थान में जो आपकी सहभागिता है, वही वही आपका याज्ञिक अनुष्ठान है, वही महत्वपूर्ण भूमिका है। हम हजारों वर्ष तक जीवित रहते हैं, उसकी कोई इतिहास गणना नहीं करता है, लेकिन हम समाज के समष्टि के कल्याण के लिए, पूरे समाज के कल्याण के लिए अगर कार्य करते हैं तो उसका विशिष्ट योगदान होता है और समाज उसका संज्ञान लेता है, कॉग्निजेंस लेता है। नारी की प्रभावी भूमिका सामाजिक कार्यों में, सहभागिता, एक विमर्श आज का विषय है। नारी आधी आबादी है और भारत वो देश है जहां पर नारी का सम्मान किया गया है, शक्ति के रूप में उसकी प्रतिस्थापना की गई है। या देवी सर्वभूतेषु चेतना भिधीयते, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। गार्गी, अपाला, घोषा और मंडन मिश्र की पत्नी भारती, जिन्होंने 8वीं शताब्दी में जो भारत के कश्मीर से कन्याकुमारी और कच्छ से कामरूप तक भारत को एक करने के लिए 4 मठों की स्थापना, शस्त्र और शास्त्र जिसने भारत को दिया, उस महान शंकराचार्य अद्वैत वेदांत के प्रणेता को भी पराजित करने की अगर सामर्थ्य और शक्ति थी तो मंडन मिश्र की पत्नी, विदुषी पत्नी भारती में थी। तो ऐसे भारत में नारी शक्ति अद्वितीय है। अर्धनारीश्वर से लेके भारत में नारी शक्ति संपन्न है, पूजी जाती है, उसके हाथ में शस्त्र और शास्त्र भी है। लेकिन बीच का कालखंड जो औपनिवेशिक कालखंड है और उसके पूर्व 712 से भारत पर जो आक्रमणों की निरंतरता है, उसमें भारत की नारी की स्थिति द्वितीय स्थान पर चली गई और बड़ी दारुण और भयावह हो गई।
स्वतंत्रता के मुक्ति संग्राम में भी नारी शक्ति ने अद्वितीय योगदान दिया था। उसके उपरांत भारत में नारी की स्थिति बहुत संपन्न है और भारत में नारी अब विमान से लेकर सब कुछ उड़ाती हैं, वैज्ञानिक हैं, डॉक्टर हैं, चिकित्सक हैं, शिक्षक हैं और उनका विशिष्ट योगदान है। तो इसी विषय पर मैं पाथेय के लिए बड़ी विनम्रता से और आग्रह पूर्वक सम्मान के साथ इस लोक मंच पर डॉक्टर अनुभूति चौहान जी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हुए पाथेय के लिए आमंत्रित करता हूं डॉक्टर अनुभूति चौहान। नमस्कार सभी महानुभावों को सादर प्रणाम। डॉक्टर अनुभूति चौहान का सर्वप्रथम पूजनीय आदित्यनाथ योगी महाराज जी, जिनके मार्गदर्शन में ये लोग पहल बहुत अच्छा कार्य कर रही है। अब मैं भी इसका हिस्सा हूँ तो इसके लिए गर्वान्वित महसूस करती हूँ। नारी का विषय आज दिया गया है, नारी की सहभागिता समाज में क्या है। सबसे पहले मैं नारी शब्द पर प्रकाश डालना चाहूंगी। एक नहीं दो दो मात्रा नर से भारी नारी। उद्देश्य यहाँ ये नहीं है कि नारी को ज्यादा पावरफुल दिखाना है नर से, सिर्फ ये है कि उनको समानता का अनुभव कराया जा सके। पौराणिक कालों में आपने देखा होगा कि नारी की जो स्थिति थी वो बहुत पूजनीय थी। कहा जाता था कि जहाँ पे नारी का सम्मान है, जहाँ पे नारी को पूजा जाता है, वहीं देवता निवास करते हैं। लेकिन उसके बाद जब मुगल शासन आया तो उसके बाद नारी की स्थिति दयनीय होती चली गई और आज तक हम उस उपाधि, उस स्थान को पाने के लिए जूझ रहे हैं। कितनी सारी स्कीम निकाली गई हैं महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और बहुत बहुत सारी ऐसी वो हैं जिसमें कुप्रथाओं को खत्म करने के लिए, महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए, उनकी पढ़ाई, उनके रोजगार की एजुकेशन, उनकी पर सेफ्टी के लिए बहुत सारी सरकार ने निकाली है विधियां। और एक बात और कहना चाहूंगी कि ये आज हमें आवश्यकता क्यों पड़ रही है कि नारी के ऊपर एक प्रश्न चिन्ह है कि नारी की स्थिति कहाँ है, पुरुष प्रधान समाज में नारी की स्थिति कहाँ है। तो ये कहीं ना कहीं शुरू जो हुआ वो हुआ नरकृत शास्त्रों के सब बंधन, यानी कि नर द्वारा रचित सारे जो शास्त्र बनाए गए थे, नरकृत शास्त्रों के सब बंधन है नारी ही को लेकर, अपने लिए सभी सुविधाएं पहले ही कर बैठे नर। तो इसमें कहीं किसी को कोई दोषारोपण नहीं दिया जा रहा है, लेकिन इन सारे नियम कायदे कानून की वजह से नारी की स्थिति थोड़ी सी पिछड़ गई। आज हमें रिजर्वेशन मांगना पड़ता है, आरक्षण होने के बावजूद भी ना, पॉलिटिक्स में 33% आरक्षण के बाद भी मैं नहीं देख पाती हूँ कि महिलाओं की स्थिति कोई वहां बहुत अच्छी है। या समाज में भी जूझना पड़ता है, हर क्षेत्र में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है महिलाओं को। महिलाएं क्या है, महिलाएं परिवार को जोड़ के घर बनाती हैं, घर समाज बनाता है और सशक्त समाज से ही सशक्त देश का निर्माण होता है। जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय पूजनीय मोदी जी ने कहा था कि एक स्वस्थ सशक्त एजुकेटेड नारी एक नए सशक्त समाज का निर्माण कर सकती है। तो ये उन्होंने एक ही लाइन में सब कुछ समेट दिया। तो जब हमारी कोई गतिविधियां होती हैं, महिलाओं को लेके कार्यशालाएं होती हैं, सेमिनार्स होती हैं, तो सर्वप्रथम मैं हर बच्चे को, हर लड़की को, हर महिला को ये शपथ दिलवाती हूँ कि आप अगर 100 महिलाओं को सशक्त नहीं कर सकती हैं तो कम से कम आज प्रण लीजिए कि अपने जैसी 10 महिलाओं को जागरूक करेंगी उनके अधिकारों के लिए, उनके मौलिक अधिकारों के लिए, उनके सम्मान के अधिकारों के लिए, उनके एजुकेशन के राइट्स के लिए। क्योंकि बहुत सी महिलाएं अभी अशिक्षित और वंचित है अधिकारों की, उनके लिए ही इतने सारे वो करते हैं, जिसकी वजह से उनको थोड़ी सी नॉलेज मिले कि उनके लिए क्या प्रावधान बनाए गए हैं समाज में। तो जैसा कि मैं बताती हूँ, एक छोटा सा आपको उदाहरण ही दूंगी, उसके बाद में आऊंगी मुद्दे पर अपने। हम लोग अपनी संस्था के साथ ही इधर हरियाणा की तरफ कुछ गांव होते हैं, तो वहां पे कुछ महिलाओं, एक महिला के साथ गलत हुआ तो उसको जो फैसला था वो पंचायत ने दिया। वहां पे पंचायती खाप होती हैं, जो चारपाइयों पर बैठे होते हैं बुजुर्ग लोग, हाथ में हुक्का लेके, और वो फरमान सुना देते हैं
कि इतने मुचलके पे आपको छोड़ा जाता है, आपने इस बंदे ने इसके साथ ऐसा किया तो इतने मुचलके पे तुम्हें बरी किया जाता है, या इससे शादी कर लो। मतलब ये क्या है? मतलब अगर वही न्याय करने बैठ जाएंगे तो ये अन्याय कब रुकेंगे? जब तक खौफ पैदा नहीं होगा महिला की सुरक्षा को लेके, उस पापी इंसान को उचित दंड नहीं दिया जाएगा। अब फिर भी कानून में प्रावधान है कि थोड़ा-सा जल्दी करते हैं, वरना पहले सालों लटके रहते थे केसेस। कहीं न कहीं मैंने हमेशा से एक अपील की है कि यहाँ पे ऐसा क्यों नहीं होता है कि जो भी दोषी पाया जाए, उसको सबूत मिल जाए, तो उसको आप चौराहे पे बाँध के आप हवाले कर दीजिए जनता के। जब सारी जनता देखेगी कि किस तरह से उसको पनिश किया जा रहा है, तो आने वाले अपराधों पर विराम लगेगा। ये महिला सुरक्षा के ऊपर जो मेरे मन में भरा हुआ एक विष है, जो मैं देखती हूँ समाज में हो रही घृणित जो कार्य हो रहे हैं महिलाओं को लेके। मणिपुर कांड आप देख ही रहे हैं आजकल, किस प्रकार कितना अवांछनीय, मतलब मेरे पास शब्द नहीं है उन लोगों के लिए। पर उनको सरकार क्यों पनिश करेगी? आप दीजिए ना, समाज के हाथ कीजिए। जैसे आपको सऊदी अरब के देशों में, मुस्लिम कंट्रीज में जैसे दंडित किया जाता है, एक बार हमारे में भी प्रावधान चला के देखिए। उसके बाद पता चलेगा कि महिला अपनी स्थिति के लिए सशक्त होगी। एक क्राइम करने वाले को जब इतनी बुरी तरह से दंडित मिलते हुए दिखा जाएगा, तो वो कम से कम 100 ऐसे कुंठित मानसिकता वाले पुरुषों पर असर डालेगा कि ऐसा कार्य नहीं करना। अगर करना है तो ऐसी हालत होगी, क्योंकि उनको क्या पनिश किया जाता है, वो जेल के अंदर होता है, कानून की दीवारों के अंदर होता है। तो उसका मुझे नहीं लगता कोई खास प्रभाव जा रहा है महिला सुरक्षा के ऊपर। अगर जाता तो इन का जो अपराधों की संख्या है वो घटती, ना कि बढ़ती। अब खुलेआम जो मणिपुर में हो रहा है, ये सबसे बड़ा उदाहरण है कि उनको खौफ ही नहीं है। तो ये खौफ कहाँ से पैदा होगा? सरकार से मेरी अपील है, माननीय जो हमारे दिग्गज बैठे हुए हैं, उनसे अपील है कि जब आप महिलाओं के लिए इतना कुछ कर रहे हैं, इतना कुछ प्रावधान ला रहे हैं, इतना कुछ उनके लिए योजनाएं ला रहे हैं, तो एक बार इस योजना को भी अप्लाई करके देखिए। क्या पता ये बहुत अच्छे से कार्य करने लगे और फिर से हमारा देश वही पहुंच जाए जहां नारी का सम्मान होता था, जहां नारी पूजनीय होती थी। तो तो अब मैं विषय पर पूरी तरह से आती हूँ कि उनकी, महिलाओं की सहभागिता क्या है समाज में। अब महिलाएं हर सेक्टर में आगे आ रही हैं। अब आप देखिए, कोई भी ऐसा सेक्टर नहीं है, मैं ये नहीं कहूंगी कि पूरी तरह पूर्ण रूप से बराबरी पर आ गई। बराबरी पर आने में अभी वक्त और लगेगा, क्योंकि हमारा देश पहले ही कुछ बीच में शासक ऐसे आए थे जिनकी वजह से महिलाएं काफी पीछे हो चुकी। तो उनको वहां तक लाना, उनके मौलिक अधिकारों के लिए उनको जागरूक करके उनके अंदर वो पोटेंशियल, वो सम्मान की भावना को जागरूक करने में थोड़ा थोड़ा वक्त लग रहा है। लेकिन आज की स्थिति फिर भी दयनीय नहीं है। आज कहने में एक गर्व की अनुभूति होती है कि महिलाएं, हम महिला हैं, गर्व से कहो कि हम महिला हैं। अब नारी तुम अबला नहीं हो, नारी तुम सबला हो। अब नारी प्लेन भी उड़ा रही है, नारी की सहभागिता देखिए, ट्रेन भी चला रही है, टैक्सी भी चला रही है, ऑटो भी चला रही है। जैसे कि योगी जी ने लखनऊ में पिंक वैन, पिंक टैक्सी वो चलाया है कि जिसमें महिलाओं, सिर्फ महिला ही सवारी करेंगी और महिला ही उसमें चलाएंगी, चालक भी महिलाएं होंगी। बहुत अच्छी पहल है, जिनके लिए मैं हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूंगी सरकार को। इसके बाद आता है कि उनकी जो फैक्टर्स हैं, वो किस किस क्षेत्र में भागीदारी है उनको। तो जिम्मेदारियां जो होती हैं महिलाओं की, वो बहुत उनको जो दी जाती हैं, सामाजिक निष्पक्षता से निभानी चाहिए। उनको पूरा निष्पक्ष रह के, जो जिस पोस्ट पर जा चुकी हैं, जैसे कुछ ऑफिसर्स बन जाती हैं, कुछ पुलिस डिपार्टमेंट में आ जाती हैं, कुछ लॉ डिपार्टमेंट में आ जाती हैं, तो वहां पे बिल्कुल भी ये ना सोचें कि थोड़ा सा पैसा ज्यादा मिल रहा है तो आप निष्पक्ष हो जाएं और महिलाओं के साथ कुछ अन्याय होने दें। तो जब तक महिलाएं खुद निष्पक्ष होकर सामाजिकता नहीं निभाएंगी, तब तक महिलाओं का भला करने में वो उतनी सक्षम नहीं रहेगी। बहुत बड़ा कारक है ये, मैंने अपनी बहुत बारीकी से बिल्कुल लाइव देखा है, साक्षात देखा है कि हर महिला के अंदर जब वो किसी पावर में आ जाती है, तो उनके अंदर ऐसा हो जाता है कि वो थोड़ी थोड़ी सी पार्शियल भी हो जाती है। अगर कहीं से ये धन का जो लालच होता है, कि पुरुष हो या महिला हो, पावर में आने के बाद किसी को भी विचलित कर सकता है। तो ये मैंने खुद देखा है कि मैं उनको बोलती हूँ कि आप एक महिला होकर महिला के साथ अन्याय कैसे कर सकती हैं।
अगर आप दरोगा हैं, अगर आप सीईओ हैं, आप महिला की परेशानी सुनिए, आप महिला के लिए एक्शन लीजिए, लेकिन दूसरी पार्टी वाले आपको थोड़ा सा भी भ्रमित कर देते हैं या थोड़ा सा भी कुछ लालच के फॉर्म में कुछ आपको धनराशि दे देते हैं, तो आप महिला की ही दुश्मन बन जाती हैं। वो महिला बिलखती रह जाती है और हार के घर में बैठ जाती है। हजारों ऐसे केसेस हैं, लाखों ऐसे केसेस हैं। तो महिलाओं की सहभागिता में अगर आपको कैपेबल बनाया जा रहा है, अगर आपको काम दिया जा रहा है कि तुम महिलाओं के लिए कुछ करो, तो महिलाओं को पहले सर्वप्रथम निष्पक्ष रहना पड़ेगा। उससे पहले मेरी अपील है हर डिपार्टमेंट की महिला से, चाहे वो आईएएस ऑफिसर है, चाहे वो जजेस हैं, पुलिस इंस्पेक्टर्स हैं, पुलिस महकमे में है, डीआईजीज हैं, हर डिपार्टमेंट में मेरा जो संबोधन होता रहता है सभी तरह के महिला अफसरों के साथ। तो मैंने पाया है कि कुछ जगह पे निष्पक्षता नहीं थी, तो उसका बेहद खेद है कि इस तरह से अगर कमान भी जिनके हाथों में है, अगर वही पतंग सही से नहीं उड़ा रहे हैं, तो किस दिशा में जाएगा महिला सहभागिता। तो एक पॉइंट मेरा ये था जिसको मैं आज जो सारे पॉइंट्स आपको बता रही हूँ, ये वो है जिनसे मैं रूबरू हो रही हूँ पिछले 19 सालों से। मैं ये देख रही हूँ कि महिला सशक्तिकरण कागजों में ज्यादा है और धरातल पे बहुत कम है। ये मैंने बिल्कुल वास्तविकता से इसका अध्ययन किया है। मानव विकास को बढ़ावा देना, अब जैसे कि अगर वो देख रही हैं, अगर उनको आंगनवाड़ी का कार्य दिया जा रहा है या सहभागिता उनमें, उनको बहुत बड़े-बड़े जो महिलाएं हैं उनकी चिकित्सा से रिलेटेड उनको कार्य प्रणाली सौंपी जा रही है, उनको उनकी शिक्षा से रिलेटेड दी जा रही है, तो वो उसमें भी पूर्णतः रूप से 100% नहीं दे रही हैं। उसमें भी कहीं ना कहीं थोड़ी सी बेईमानी का पुट आ जाता है। तो वहां भी मैं उनसे आगाह करूंगी कि ये सहभागिता जो महिलाओं की है, इसका पूर्ण रूप से उनको सहभागी बनाए और समाज को सशक्त बनाए। इसमें क्या आता है कि महिला नीति प्रेरित परिवर्तन पर प्रभाव डालने के लिए समर्पित होना चाहिए। जो नीतियां बनाई गई हैं, इनको प्रेरित करना है, इनको जागरूक करना है उन महिलाओं को जो जिनको बेचारों को यही नहीं पता कि हमारे लिए अधिकार क्या क्या है। कस्बों में जाइए, गांव में जाइए, वहां तो उनको 10th और 12th करने के लिए भी मशक्कत करनी पड़ती है अपने घर वालों से, उनको जूझना पड़ता है। बराबरी का और सम्मान, समाज बराबरी का सम्मान तो आप बहुत दूर की बात है। हम तो एक अच्छे पढ़े लिखे शहर में रहते हैं, यहाँ हमें बराबरी नहीं मिल पाती है, तो आप हमें छीन के बराबरी लेनी पड़ती है, तो वहां की स्थिति तो बहुत दयनीय है। तो ये जो नीति बनाई गई है, इनको प्रेरित करिए। हजारों नीतियां बनाई हैं सरकार ने, इनको जिन जिन चीज को डिपार्टमेंट दिए गए हैं, नर्स बनाई जाती हैं गांव के लिए, आंगनबाड़ी चलाने के लिए, प्राथमिक विद्यालयों की प्रधानाचार्य और जो शिक्षिकाएं होती हैं। अब मैं एक बात और कहना चाहूंगी कि कोई भी कार्य महिला अकेले नहीं कर सकती। इसके लिए जब तक कि वो अपना एक गुट, एक संस्था, एक पूरा महकमा नहीं बनाती है, तो वो उनके द्वारा अकेले कोई चना ऐसे नहीं बजा सकता है ना। तो आप ये सोचिए कि जो टीम आप तैयार करते हैं, उस टीम को ट्रेनिंग दीजिए। अगर आपके अंडर में आपने 10 महिलाओं की टीम तैयार करी है, तो उन 10 महिलाओं को ट्रेनिंग दीजिए कि आपको इतनी इतनी जिम्मेदारी सौंपी गई है महत्वपूर्ण, तो इसको आपको धरातल पे लाके अभिभूत कैसे करना है। तो उसके लिए आप प्रॉपर ट्रेनिंग दीजिए कि आप 10 महिलाओं को, तो हम वो लोग हैं जो आसपास स्टूडेंट्स होते हैं, गली मोहल्ले की जो लेडीज होती हैं, इनको ही हम इतना जागरूक कर देते हैं कि वो अपने घर में आने वाली, काम करने वाली, झाड़ू लगाने वाली इन जो महिलाएं होती है, इनको ही जागरूक करना शुरू कर देती हैं। अगर वो, क्योंकि उनको ये बताया जाता है कि आप अच्छा कार्य करोगे तो आपको ब्रह्मांड वही शुभ फल लौट के देगा। जो आप समाज को दोगे, समाज आपको वही लौटाता है। ये सम्मान कमाने के लिए आपको पहले कार्य करना पड़ेगा, आपको अपना जीवन लगाना पड़ेगा। जैसे कि लोक पहल संस्था में मैं देख रही हूँ, सभी महानुभाव इतने कार्यरत रहते हैं, इतने निश्चल भाव से समाज की सेवा कर रहे हैं कि उनको तब जाके वो सम्मान के इतने पात्र हुए हैं कि उन्होंने अपने वर्षों दिए होंगे समाज के लिए। उन्होंने अपनी दिन और रात की नींद खराब की होगी, इतना मेहनत की होगी, लोगों की सहायता की होगी, तब जाके आज वो इतने सम्मानीय पद पे पहुंचे हैं। तो यही मैं महिलाओं की सहभागिता में कहूंगी कि अपनी जिम्मेदारियों को पूरी कर्मठता से निभाइए, निष्पक्ष निभाइए, ईमानदारी से निभाइए और उन नीतियों को आगे लेकर आइए। भारत में राजनीतिक, धार्मिक, समाज और संस्थाएं महिलाओं के लिए अद्वितीय बाधाएं प्रदान करती हैं। ये मैंने बहुत अच्छे से देखा है कि वो सहभागी बनना चाहती हैं, लेकिन
आप देखिए, चाहे वो मौलवी हो, चाहे वो हिंदू के धर्म के आपके पुजारी हो, वहां पे मुझे कभी समानता दिखाई नहीं दी है महिलाओं के लिए। जो साध्वी बन जाती हैं वो कितनी हैं, करोड़ों महिलाओं में से कितनी हैं जो समाज को लौ फैला रही हैं ज्ञान की। तो आप देखिए कि समानता का बहुत बड़ा रेशो तो यहीं पे दिखाई दे रहा है। अभी तो मैं पॉलिटिकल पार्लियामेंट में एंटर ही नहीं की हूँ। अभी तो मैं सहभागिता के आपको अलग-अलग सेगमेंट बता रही हूँ कि कहाँ-कहाँ पे सहभागिता की है, कहाँ-कहाँ पे वो वंचित हैं और कहाँ-कहाँ पे वो जागरूक नहीं है समाज को ज्ञान देने के लिए। तो इसमें देखिए आपके मैंने आपको जैसे बताया कि राजनीतिक और धार्मिक समाज में बहुत चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इतना बड़ा कभी-कभी लगता है कि राजनीति के थ्रू महिलाएं अपना ज्ञान, क्योंकि उनमें थोड़ा-सा पावर इतनी ज़्यादा आ जाती है कि आप 100 महिलाओं की जगह कई लाख महिलाओं को वो लाभ पहुँचा सकती हैं, कई हज़ार महिलाओं को वो लाभ पहुँचा सकती हैं। इसीलिए महिलाओं की स्थिति सबसे पहले राजनीति में बहुत ही सुदृढ़ करिए। सहभागिता करने की पूरा प्रयास है महिलाओं का, लेकिन जब आप देखेंगे लिस्ट को निकाल के कितने सारे एमएलए सेलेक्ट होते हैं तो उसमें गिनी-चुनी 4 महिलाएं दिखाई देती हैं। एमपी सेलेक्ट होते हैं, गिनी-चुनी 2 महिलाएं सेलेक्ट होती हैं। तो इसमें जब महिलाएं अपने आप को पूरी तरह से, महिलाओं को मल्टीटास्किंग कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? कि वो इंग्लिश में कहावत है कि दे कैन डू सो मेनी टास्क एट अ टाइम, यानी कि वो एक ही समय में बहुत सारे कार्य कर सकती है। आपने कभी-कभी वो पिक्चर देखी होगी कि एक महिला के बहुत सारे हाथ निकले हुए हैं। एक हाथ में वो बच्चे को सँभाल रही है, एक हाथ में वो सास-ससुर के लिए भोजन बना रही है, एक हाथ में वो पति के लिए टिफ़िन तैयार कर रही है सुबह-सुबह, एक तरफ वो अपने ऑफ़िस जाने की तैयारी कर रही है, तो एक तरफ वो दूसरे बच्चे को उसका एग्ज़ाम है तो तैयारी करा रही है। तो इसी तरह से जब वो घर को जितने कुशल तरीके से चला सकती है, उसी तरह से महिलाओं को जब आप मौका देंगे, तो वो राजनीति में भी अपनी उतनी ही कुशलता के साथ चला सकती हैं उसको। जो जो कैलिबर पुरुषों में है, महिलाओं में भी उससे कम नहीं है। थोड़ी-सी शक्ति महिलाओं को ज़्यादा ही दी है ईश्वर ने। तो इसमें भी सहभागिता है, लेकिन संतुष्टि नहीं है उस सहभागिता से। वो 33% आरक्षण मुझे हमें अभी तक दिखाई नहीं दिया है। अब आप लोगों को दिखाई दिया है तो इसके विषय में भी सोचा जा सकता है। और महिला सामाजिक कार्यकर्ताओं को सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों में चुनौतियों का बहुत सामना करना पड़ता है। कोई भी महिला अगर, जैसे महिला पुरुष कार्यकर्ता होते हैं, तो वो रात-बेरात कहीं भी चले जाते हैं, रात 11 बजे, 2 बजे, महिलाओं के लिए दिक्कत रहती है क्योंकि उनकी सुरक्षा पर खुद ही सवाल है। जबकि जब से महाराज जी का कार्यकाल शुरू हुआ है, तब से पुलिस बहुत चाक-चौबंद रहती है। आप चौराहे पर जाके देखिए, उस दिन मैं टीवी देख रही थी तो आज तक वालों ने पूरी एक डॉक्यूमेंट्री बनाई हुई थी, लाइव चला रहे थे वो लोग कि हम पूरा वहाँ से दिल्ली से होते हुए आए हैं, कहीं हमें पुलिस नहीं मिली, कहीं चौराहों पे हमें सुरक्षा का कोई आभास नहीं हुआ। कह रहे लेकिन हमने जैसे ही नोएडा से एंटर किया, जैसे ही हमने उत्तर प्रदेश की सीमा में अपने कदम रखे, उसके बाद हमने देखा कि चप्पे-चप्पे पे पुलिस वैन थी। रात के 1 बजे दिखाया, 2 बजे का दिखाया, वो आगे बढ़ते गए मुज़फ्फरनगर तक का उन्होंने सारा लाइव दिखाया था। तो मुझे बहुत ही गर्व हुआ कि हम उत्तर प्रदेश के वासी, कि हमारे राजनेता जो हमारे शासक हैं, वो ऐसे हैं कि आज हमें गर्व के साथ हमें बताते हैं हम कि हम उत्तर प्रदेश में रहते हैं। फ्रांस का आपने वहाँ का आर्टिकल देखा था कि उन्होंने कहा कि यहाँ की जो मार-काट है, ये सब नहीं रुक रही है, तो उन्होंने कहा कि 4 दिन के लिए आप पूजनीय आदित्यनाथ योगी जी को बुला लीजिए। फ्रांस की सारी जो वहाँ पे जो वो हो रहा है, भ्रष्टाचार और सब कुछ, वो सब बंद करा देंगे। तो यही यही प्रभाव उनके अंतर में रहते हुए महिलाएँ तो अपने आप को सुरक्षित महसूस कर ही रही हैं, बहुत कॉन्फिडेंट महसूस कर रही हैं। वो जब से आए हैं कुछ ना कुछ ला ही रहे हैं, महिलाओं के लिए नीतियाँ ला रहे हैं, लेकिन वो सिर्फ ला सकते हैं और हम सब उनको अमल कर सकते हैं। और हम सब अमल कर सकते हैं और हमारे नीचे जो लैग होती है एक, उसमें जो अलग-अलग डिपार्टमेंट्स की महिलाओं को सहभागिता होती है, उनके मौलिक अधिकारों के लिए जागरूक कराने के लिए, उनको भी 100% ही ईमानदारी से आउटपुट देना होगा, तब जाके स्थिति सुदृढ़ बनेगी महिलाओं। और कारक होते हैं जैसे कि सामाजिक और सांस्कृतिक कारक हो गए। तो अब जो भी चाहे वो पॉलिटिकल प्रोग्राम होते हैं या वो समाज में होने वाले अवेयरनेस प्रोग्राम्स होते हैं, बहुत सारे कार्यक्रम ऐसे होते हैं जो महिलाएं ही संगठित करती हैं और महिलाओं का संगठन ही उन्हें प्रारूप में लाता है। तो उसमें पुरुषों की कहीं कोई वो नहीं होती है।
मेरा ये मानना है कि ना पुरुष और ना स्त्री का कोई ऐसा नहीं है कि कोई बड़ा है कोई छोटा है। सहभागिता का मतलब सहभाग, बराबर की भागिता करिए। जितनी भागिता पुरुष की है उतनी ही भागिता महिला की भी समाज के कार्यों में होनी चाहिए। तो ये सर्वप्रथम मेरा एक पॉइंट रहेगा कि जिन चुनौतियों का सामना उनको सामाजिक कार्य करने के लिए किया जाता है महिलाओं को, उस पर थोड़ा सा प्रकाश डालिए कि उनको ये चुनौतियां कम हो जाए। उनके उस प्रावधान में थोड़े से कुछ पॉइंट्स को चेंजेस लाइए, जिससे कि वो भी पुरुष के बराबर सहभागी बन सके। अब किसी भी डिपार्टमेंट को आप उठा के देखिए, महिला पीछे तो कहीं है नहीं, हर फील्ड में महिलाएं बराबरी कर रही हैं, बस चुनौतियां उनके लिए कहीं कम नहीं। चुनौतियां सब जगह उनके लिए है। घरेलू दायित्व भी होते हैं इनके ऊपर। वो घरेलू दायित्व को निभाते हुए भी आप जानते हैं परिवार की दूरी महिला पर होती है। पूरा परिवार अगर बंध के रहता है तो वो महिला की कर्मठता, महिला का डिवोशन, उनका त्याग, उसकी वजह से पूरी दूरी चलती है। जब वो अपने घर को अच्छे से चला पाती हैं, तभी पुरुष अच्छे से बाहर काम कर पाते हैं और तभी वो घर में शांतिपूर्वक आगे भोजन कर पाते हैं। सबसे पहले तो मैं महिलाओं का एक सबसे बड़ा गुण बताऊंगी कि महिला है तो परिवार। पुरुष भी घर में तभी प्रसन्न होकर आते हैं जब महिला अच्छे से घर को चला रही है। तो सबसे बड़ी बात कि घरेलू दायित्व के साथ साथ वो बाहरी दायित्व भी निभा रही है, पूरी सहभागिता दिखा रही है। आर्थिक कारक मैंने देखे हैं कि बहुत सी महिलाएं धन से वंचित रहती हैं, बहुत कम मात्रा में धन होता है। वो हर समय, जो लोग नहीं कमा पाती हैं लेडीज, गांव में, कस्बों में या शहरों में भी जो हाउस वाइफ्स हैं, जिन्हें हम होम मेकर्स कहते हैं। हाउस वाइफ वर्ड तो अब अच्छा नहीं लगता है। होम मेकर मतलब घर बनाने वाली, गृह निर्माण करने वाली महिला को होम मेकर कहा जाता है। तो उनके साथ आर्थिक स्थितियां भी जब प्रबल नहीं होती हैं तो उनकी सहभागिता बहुत अच्छी नहीं हो पाती है समाज में। तो उसके लिए भी कुछ प्रावधान होना चाहिए। जैसे कि छोटे छोटे घरेलू बजट में मैंने देखा है, अचार बनाने से लेके मुरब्बे, पापड़, ये सब भी सहभागिता है महिलाओं की। तो वो पूरा प्रयास कर रही हैं कि अगर वो ज्यादा पढ़ाई नहीं कर पाई हैं, हर कोई जॉब नहीं ले सकता है अगर इतनी पढ़ाई नहीं है उनके पास, तो वो कम से कम अपने छोटे छोटे घरेलू उद्यम लगा के, जैसा कि सरकार ने उनके लिए बहुत अच्छे लोन के प्रावधान पारित किए हैं कि उन लोगों के लिए इजी हो जाता है अपने छोटे छोटे घरेलू उद्योग डालने के लिए। तो ये घरेलू कारक में भी उनकी बहुत बड़ी सहभागिता है। घरेलू से आर्थिक स्थिति मजबूत होगी तो उनको सहभागी अपने आप हो जाएंगी, सामाजिक रूप से भी और घर के रूप से भी। वो अपने आप उनको सहभाग करने लगेंगी। जैसे कि आप घर में देखते हैं कि पति और पत्नी जब दोनों कमाते हैं तो महिलाएं पूरे सहभागिता के साथ घर को चलाती हैं। जब हाथ खुलते हैं, कॉन्फिडेंस आता है, तो घर के साथ साथ वो बाहर की भी सहभागिता, समाज में भी सहभागिता करने लगती हैं। कभी बहुत सारे क्लब्स चलते हैं, बहुत सारे संगठन चलते हैं जिनकी प्रेसिडेंट महिलाएं होती हैं, जो पूरी तन मन धन से जो है उसको आगे बढ़ाती हैं। महिला का शिक्षित होना बहुत आवश्यक है। प्रधानमंत्री जी ने कहा था, एक शिक्षित महिला एक संगठित समाज को उत्पन्न करती है, एक सशक्त समाज बनाती है। क्योंकि जब वो खुद शिक्षित होंगी, सबसे पहले जनसंख्या पर रोक लगेगी। सबसे पहले जब और बच्चों को, अपने बच्चों को शिक्षित करेंगी तो जो जितने भी ये अनर्गल क्रियाकलाप होते हैं उन पर लगाम लगेगी। जब वो अपने बेटों को महिलाओं की इज्जत करना सिखाएंगी तो आधे से ज्यादा केसेस, जो महिलाओं की शील भंग के केसेस हैं, सारे वो कम होने शुरू हो जाएंगे। कहीं ना कहीं ये महिलाओं की सबसे बड़ी सहभागिता ये होनी चाहिए कि अपने बेटों को, अपने भाइयों को, अपने घर के पुरुषों को इतना मानसिक संबल देके इतना अवगत जरूर कराएं कि जो इज्जत आप अपने घर में स्त्रियों को दे रहे हैं वो बाहर वाली स्त्रियों को भी दीजिए। आप देखिएगा इसका रेशो, जो इस टाइम अगर 60% रेशो होगा क्राइम का महिलाओं के प्रति, तो अगर महिला शिक्षित हो जाए ना, सारी महिलाएं शिक्षित हो जाए, क्योंकि अभी भी ऐसे बहुत से परिवार हैं, बहुत से इलाके हैं, बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ महिलाएं शिक्षित ही नहीं है। और वहां पे वो पुरुष प्रधान समाज होती है, वो कहती हैं अरे लड़का है, कहीं भी जा रहा है कोई बात नहीं, कुछ भी कर रहे हैं घर के पुरुष कोई बात नहीं। वो कोई सहभागिता दे ही नहीं पाती है समाज के लिए, वो कोई संस्कार दे ही नहीं पाती है। क्योंकि शिक्षा हमेशा संस्कार, नियम, कायदे, कानून, समाज में उठने बैठने का तरीका लाता है, बहुत अच्छे ऐसे विचार लाता है जो हम अपनी संतानों को देकर एक सशक्त समाज का निर्माण कर सकते हैं। तो बाकी सहभागिता तो मैं सबको नंबर 2 पर लेकर आऊंगी। पहली सहभागिता तो घर से ही आरंभ होती है। जैसे कि कहा जाता है कि एक बच्चे की पहली अध्यापिका उसकी माँ होती है। तो यही मैं कहना चाहूंगी कि सबसे पहले सहभागी बने
उस मानसिकता को चेंज करने के लिए जो बाहर महिलाओं की सुरक्षा पे सेंध लगाती है, वो घर से ही शुरू होगा, अपनों से ही शुरू होगा। अगर आपने अपने घर के 10 जेंट्स और 10 बच्चों को, 10 बॉयज को, 10 लड़कों को, 10 बेटों को, ये सब घर के खानदान के ही शिक्षित करके, अवेयर करके, वो संस्कार कूट-कूट के डाले उनमें शिक्षा की तरह से, शिक्षा की फॉर्म में, तो क्राइम का रेशो में यहीं से कमी आनी आरंभ हो जाएगी। जहाँ 1000 महिलाएं 100-100 10-10 बच्चों को करेंगी, तो आप उनका रेशो देख लीजिए कहाँ से कहाँ पहुंचेगा। तो ये शिक्षा हो गई महिलाओं के सुरक्षा को लेके। अब अगर वो शिक्षित होंगी तो सबसे पहले उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। शिक्षित होने के बाद उनकी सहभागिता में वो दूसरों को शिक्षा देने के लिए, नौकरी पाने के लिए, टीचर और सारे ऑफिसर्स और सारी जितनी भी पोस्ट है, उनमें सहभागिता बढ़ जाएगी महिलाओं की। तो शिक्षा का जो हमारा रेशो है ये बढ़ना चाहिए। तो ये और ज्यादा अवेयरनेस होनी चाहिए। जितनी बड़ी है वो अभी भी थोड़ी कम है, उसमें भी और स्पीड होनी चाहिए। इसमें भी महिलाओं की सहभागिता है कि वो घर-घर जाकर अवेयर करें, गाँव-गाँव जाके, आंगनबाड़ी में खाली नौकरी करके बैठ ना जाएँ, वो घर-घर जाके बच्चों को बेटियों को निकाल के लाएँ और उनको अवगत कराएँ कि क्या आपके लिए। अब हम लोग जैसे कराते हैं गुड टच, बैड टच, ये भी एक सहभागिता है कि हम उनको एक कैंप लगवाते हैं कि छोटी लड़कियों को ये बताएं कि कोई आपको ऐसे छू रहा है तो गलत है, ऐसे बोल रहा है तो गलत है। तो महिलाओं को सबसे पहले शिक्षा के द्वारा ही ये सारे अधिकारों को उनको जागरूक करिए, उनके कानूनी अधिकारों से अवगत कराइए कि आपके क्या अधिकार हैं, आपके साथ कोई अन्याय नहीं कर सकता है। दूसरा, उनके मौलिक अधिकारों के लिए उनको अवगत कराइए कि उनको उनके लिए क्या-क्या प्रावधान बनाए गए हैं। तो ये जो सहभागिता या मौलिक अधिकार है महिलाओं के, ये यही है कि आप जितनी महिलाएं आज की तारीख में हैं, उसके बाद जो एक हर वर्ष का जो आप जब रेशो का उसे चेक करें परसेंटेज को, तो वो कम से कम 20% जरूर इनहेंस होनी चाहिए, बढ़नी चाहिए। तभी हमारे सेमिनार्स और तभी हमारी गोष्ठियों का कोई वक्तव्य बनता है। अब है कि जैसे सशक्त महिलाओं की सूची में मैं बताना चाहूँगी, मुझे बड़ा अच्छा लगा देख के, मैं न्यूज़ वगैरह देखती रहती हूँ और सब कुछ। आजकल आप देखिए जितना भी इसमें साइट्स हैं, नायका और अमेज़न एंड गूगल और वीएलसीसी, इन सब में डिज़ाइनर्स हैं। तो इन सब में मैं बहुत सारे नाम हैं, जैसे ऋतु कुमार हैं, विनीता सिंह हैं, फागुनी नायर हैं, वंदना कोचर हैं, किरण मजूमदार हैं। ये भी तो सशक्त महिलाएँ हैं, ये सहभागी हैं। क्योंकि ये सहभागिता इन्होंने अलग-अलग फील्ड में सहभागिता की है, जिन्होंने अपनी टीम तैयार की है, उसके अंदर भी बहुत सारी महिलाओं को रोजगार दिया है। उन्होंने अलग-अलग केवल क्षेत्र यही नहीं है कि केवल ये गिने-चुने 4-5 क्षेत्र हमें पता है, डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर, पॉलिटिक्स, नहीं। इन्होंने एक नया मुकाम हासिल किया है। एक ऐसी चीजें जिन चीजों पे सिर्फ पुरुष का आधिपत्य होता था, वो सोशल मीडिया है, साइट्स हैं, अपनी शॉपिंग साइट्स हैं। मतलब उन्होंने नई चीजों को परिलक्षित किया है, नई चीजों को लॉन्च किया है, जिसमें महिलाएं सशक्त सहभागिता के रूप में उभर के आई हैं। ये एक सशक्त समाज के लिए बहुत ही शानदार प्रयास है, जिसके लिए मैं बधाई देना चाहूंगी उन सभी महिलाओं को और चाहूंगी कि उनसे प्रेरित होके कम से कम 50,000 और महिलाएं निकले। क्योंकि मैं ऐसी बहुत सारी लड़कियों को जानती हूँ जो पढ़ रही हैं, उसी फील्ड में पढ़ रही हैं, कोई बच्चे बाहर से एजुकेशन लेके आ रहे हैं, तो वो आने वाली जो जनरेशन है वो 100% सहभागिता दिखाएगी समाज में, समाज को सशक्त बनाने के लिए, शिक्षित बनाने के लिए, महिलाओं की स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए। महिलाओं की स्थिति अभी दयनीय नहीं है तो बहुत शोभनीय भी नहीं। निष्कर्ष क्या निकलता है इन सारी चीजों पर? निष्कर्ष में आप देखिए कि सारे ही पहलू लाने की कोशिश की गई है। जितने भी पॉइंट्स मैं लेकर आई हूँ, जितने मैंने प्रकाश बिंदु डाला है, ये सब वो हैं जो मैंने खुद महसूस किए हैं समाज में रह के। जो मैं चाहती हूँ कि इन मुद्दों पे कार्य हो, इन मुद्दों पे सरकार भी सोचे, आप सब भी सोचें, हम सब भी सोचें और सोचने के साथ-साथ उनको कार्यान्वित भी करें। तो निष्कर्ष में मैंने महसूस किया, महत्वपूर्ण भूमिका निभानी चाहिए सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यों में महिलाओं को। अपने आप को डंप करके ना बैठें, जिसके पास जो टैलेंट है उसको आगे लाएं और समाज में अपना योगदान दें। आर्थिक, ढांचागत जो और क्षमता, इन तीनों के निर्माण में सबसे पहले फोकस करिए कि आपकी क्षमता क्या है, आप उसका सर्व समाज का निर्माण कैसे करने जा रही हैं। अपनी क्षमताओं को पहचान के समाज में इसमें सहभागी बने।
कि समाज के निर्माण में आपका क्या सहभागिता है, आपका क्या योगदान है। तो सबसे पहला पॉइंट ऑफ व्यू ये हो गया, आर्थिक खुद भी मजबूत बनिए, दूसरों को भी मजबूत बनाइए। कुछ मुद्दे, ये जो मुद्दे हैं, ये जुड़ाव में बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु हैं, जो महिलाओं की स्थिति को सुदृढ़ नहीं बना पा रहे हैं समाज। महिलाएं समाज में कई तरह की भूमिकाएं हैं जिन्हें मुद्दे उनको प्रभावित कर रहे हैं। जैसे अब आप देखिए, अब वो कोचिंग भी करा रही हैं महिलाएं, सबसे बड़ी सहभागी हो गई। ऐसे कोचिंग फील्ड्स हैं जहाँ पे बच्चे केपेबल है, तो वहां भी महिलाएं हैं। गांव में जो चीजें हैं वहां भी महिलाएं हैं। स्वास्थ्य डिपार्टमेंट हो गया, जितने भी सरकारी अस्पताल हैं, सब चीजें हैं, तो उसमें आप देखिए महिलाओं की, नर्स की, और उनको जागरूक करने की वहां भी महिलाओं की अच्छी खासी सहभागिता है, देखी गई है। बुजुर्गों की देखभाल में भी जो केंद्र बनाए गए हैं, उसमें भी महिलाओं की सहभागिता है। परामर्श केंद्र बनाए गए हैं, परामर्श केंद्रों में भी महिलाओं की कंप्लीट सहभागिता है। पाठ्येतर गतिविधियां हैं, चाहे वो उच्चतर माध्यमिक विद्यालय है, चाहे वो एलटी ग्रेड है, टीजीटी, पीजीटी, तो इन सभी में महिलाओं की स्थिति बहुत सुदृढ़ बनी है, बहुत अच्छी सहभागिता है। पुरुषों से ज्यादा रेशो टीचिंग में मुझे महिलाओं का दिखाई दिया, तो ये बहुत ही एक विषय है कि इसमें बधाई दे सकते हैं हम अपने सरकार को कि इस वाली दिशा में महिलाओं की स्थिति अच्छी बनी है। अपराध और हिंसा को कम करने के लिए, क्योंकि अपराध को रोकने के लिए मैंने बताया कि सशक्त महिला होगी तो वो अपने परिवार के सदस्यों को भी अपराध के खिलाफ बताएगी, और ऊपर से महिला ही महिला को जागरूक करे कि अपराध हो क्या रहा है आपके साथ, और उस अपराध के लिए आपको कौन सी धाराएं अप्लाई करनी है, किस तरह से एक्शन लेना है। इनके लिए जागरूक करने में सहभागिता है महिलाओं की, होनी भी चाहिए अगर आगे कम है तो। ज्ञान का प्रसार अवश्य करें सहभागी होने के लिए। कभी भी अपने ज्ञान को, अगर कुछ लेडीज जॉब नहीं भी करती हैं, तो वो जितनी भी पढ़ी लिखी हैं, तो वो अपने ज्ञान को प्रसार करें। हमारे शास्त्रों में भी लिखा है कि ज्ञान एक ऐसी चीज है कि जिसको आप जितना प्रसारित करेंगे, आपका ज्ञान उतना ही मल्टीप्लाई हो जाएगा, उतना ही बढ़ जाएगा। तो ये इसमें भी एक सहभागिता बहुत अच्छी हो सकती है। जन जागरूकता का प्रसार करना, ये जितने भी सारे पॉइंट्स अब तक मैंने मुद्दे बोले हैं, अगर ये सारे मुद्दों को जन जागरूक रैली के द्वारा, जन जागरूकता के द्वारा, जन जागरूक सेमिनार्स, कॉन्फ्रेंसेस, ऑनलाइन वेबिनार्स के थ्रू समाज को जागरूक करना चाहिए। एक अकेला इंसान कुछ नहीं कर सकता, सशक्त समाज ही कुछ कर सकता है। इसीलिए हर सशक्त महिला को अपने जैसी 100 सशक्त महिलाएं जरूर तैयार करनी चाहिए, जिससे कि वो आने वाले अपने संतानों के लिए एक सशक्त समाज देकर जाए। केवल अपने आप को बंद के बांध के बैठने से समाज नहीं बनता है। जैसे कि लोक पहल में ही देखिए, आप निस्वार्थ भाव से समाज के लिए सेवा कर रहे हैं। ऐसे ही मैं चाहूंगी कि हमारे इसमें इतनी सशक्त महिलाओं को और खूब जोड़ा जाए कि वो अपने साथ एक बड़ी बड़ी टीम तैयार करके सहभागिता को बढ़ाएं, समाज की सहभागिता को बढ़ाएं और शिक्षा का स्तर उठाएं, कौशल और प्रतिभा का भी स्तर उठाएं। किसके अंदर क्या कौशल है, क्या प्रतिभा है, हर व्यक्ति कुछ ना कुछ प्रतिभा लेकर पैदा हुआ है समाज, तो उन प्रतिभाओं को ही निखारें। अगर सिंगिंग में है, डांसिंग में है, कोचिंग क्लासेस में है, कुकिंग में है, हर तरह की सहभागिता काउंटेबल है। हर तरह की सहभागिता के लिए आमंत्रण है कि आप आए, खुद तो सशक्त हैं, केवल घर में बंद कर ना रहें, समाज में अपनी सहभागिता दें और अपने जैसा हुनर सबको देने की कृपा करें। आज ऐसे तो मैं बोलती रहूंगी तो बोलती ही रहूंगी, मेरे जो मेन मुद्दे थे मैंने उन पे प्रकाश डाला है, और मैं अब माननीय त्रिपाठी जी से चाहूंगी कि आप संभालें। बहुत बहुत आभार आपका। आपने कोई विषय छोड़ा नहीं है, महिला विकास के लिए बहुत सरल साधारण शब्दों में, और हम लोग पहुंचेंगे लंबी संख्या में। आज इसका लाइव भी प्रसारण हो रहा है और ट्विटर पर भी जा रहा है और यूट्यूब पर भी जाएगा, तो हम लाखों हजारों के बीच, लाखों के बीच जाएंगे, और यही हमारा प्रयास होता है
प्रश्न ये है कि एक तो उसी विषय में आप कार्य करती हैं, महिला किस तरह सशक्त हो, और महिला सशक्त होने के लिए आपने जो अपने अनुभव से और आपका स्वनाम भी अनुभूति है, अपने अनुभव और अनुभूति से जो सूत्र किए हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। किस प्रकार कहाँ-कहाँ सहभागिता हो, आपने अभी संकेत किया कि जो पारंपरिक क्षेत्र है जैसे राजनीति है, शिक्षा है, इसके अलावा सोशल मीडिया पर, अमेज़न पर जहाँ पर वाणिज्य और व्यवसाय होता है, कॉमर्स और ट्रेड है, वहाँ महिलाएं अपनी भूमिका निभा रही हैं और महत्वपूर्ण स्थान अपना बना रही हैं। अभी इसरो ने चंद्रयान 3 पृथ्वी की कक्षा में स्थापित किया है, उसमें भी महिलाओं का भी बहुत विशिष्ट योगदान है। आपने एक बहुत मौलिक प्रश्न उठाया कि किसी भी व्यक्ति की पहली पाठशाला उसका घर होता है, माता-पिता के स्नेहिल संरक्षण में ही शिशु का विकास होता है, तो परिवार ममता का मनोरम मंदिर होता है और पहली सहभागिता उसके घर में ही मिलनी चाहिए। तो घर से लेके फिर वो समाज में जाता है, तो हर जगह इसकी आवश्यकता है। फिर आपने कहा उसकी जन जागरूकता होनी चाहिए, उसकी उसका प्रचार प्रसार होना चाहिए। एक बड़े महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर भी आपने सरकार से भी अपील की है और हम लोग भी अपने लोक पहल के माध्यम से और मंच से और पूज्य योगी आदित्यनाथ जी तक जो हमारी बातें जाती हैं अ, प्रसारण के भी माध्यम से और लिखित रूप से भी। तो जैसे हम लोग संपर्क करेंगे इस बात को जरूर करेंगे कि एक बात मुझे भी बहुत पिंच करती है, इस समय चर्चा भी है, आपने संकेत किया मणिपुर, बिहार, राजस्थान और मणिपुर, बिहार, राजस्थान में और पश्चिम बंगाल में जो घटनाएं घटी हैं वह बहुत क्षोभजनक है, बहुत पीड़ादायक है और एक सभ्य समाज के मुंह पर तमाचा है। राजनीतिक दल आपस में लड़ रहे हैं, लेकिन क्या राजनीतिक दलों के आपस में तर्क वितर्क से प्रतिक्षण किसी महिला की सुरक्षा हो पाएगी? हमें तो पूज्य योगी आदित्यनाथ जी जैसा कठोर प्रशासक चाहिए। आपने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही है महिला सुरक्षा के संदर्भ में कि जब तक खौफ पैदा नहीं होगा, जब तक डर डर पैदा नहीं होगा, जब तक हम भय का प्रसार प्रचार नहीं करेंगे, मानव के बीच भय नहीं होगा, तब तक वह दुस्साहस दिखाता रहेगा, दुष्कृत्य और कुकृत्य करता रहेगा। यह बहुत आवश्यक है और इस पर आपने फोकस भी किया और कहा कि अब हमें वो होम मेकर है, वो घर की संचालिका है, वो घर की पूरी है, उसे अब संभलना पड़ेगा, उसे शिक्षित होना पड़ेगा, उसे पाठ्येतर गतिविधियों में भी सहभागिता करनी पड़ेगी। प्रत्येक जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में वह अगर सशक्त सहभागिता नहीं निभाएगी तो वो आधी आबादी है, एक घर की संचालिका है। डॉक्टर लोहिया कहते थे कि भारत में 4 वर्ण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य के बाद वह महिला को 5वां वर्ण कहा करते थे और कहते थे कि उसको सीता जैसा नहीं, द्रौपदी जैसा होना चाहिए, अपने अधिकार और हकों के लिए लड़ना चाहिए। एक विभत्स घटना के बाद जो प्रतिक्रिया के रूप में दिखी गई, चित्रों में जो आया, वहां महिलाओं ने जो सशक्त प्रतिरोध किया है, हम उस हिंसा का समर्थन तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन वैदिक हिंसा हिंसा न भवती ऐसी स्थिति आनी चाहिए। मैं कक्षाओं में पढ़ाता हूँ इलाहाबाद प्रयाग विश्वविद्यालय में, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में और राजनीति विज्ञान पढ़ाता हूँ, लेकिन अब मुझे बहुत सुखद अनुभूति होती है, अनुभव होता है कि वहां पर बच्चियां बच्चों से ज्यादा प्रतिक्रिया देती हैं, उनमें संज्ञान लेने की, कॉग्निजेंस लेने की क्षमता भी अधिक होती है और निरंतर हम लोग अध्यापक होने के बाद उन्हें प्रोत्साहित भी करते हैं, उनकी कापियां जल्दी देख लेते हैं, उनको जल्दी प्रोत्साहित करते हैं कि तुम्हारा नोट्स बेहतर है, अगर तुम और इसमें इसको रिफाइंड कर दोगी तो तुम टॉप कर जाओगी और वास्तव में ऐसा हो रहा है। बहुत बच्चे तो नहीं बने, लेकिन हमारी शिष्य परंपरा में कई बच्चियां इस समय एआरटीओ हैं, डिप्टी एसपी हैं। तो ये सहभागिता हर क्षेत्र में बढ़ने के लिए एक जो मूल मंत्र आपने बताया वो शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। शिक्षा के बिना सब कुछ, शिक्षा के बिना चेतना, हमें सत्य और असत्य का ज्ञान नहीं होगा। आपने बड़ी छोटी छोटी बातें भी कही कि हमें ये भी ट्रेनिंग देनी चाहिए कि कोई पुरुष किन शब्दों से बोलता है बच्चियों को, महिलाओं को, किशोरियों को और किन शब्दों का संबोधन करता है, तथा वह केवल
देह नहीं है, केवल शरीर नहीं है, शरीर के किस अंग का वो स्पर्श करता है, तो उसकी नियत क्या है, इन छोटे छोटे सूक्ष्म और अत्यंत व्यापक व्यवहारिक और सूक्ष्म तत्वों के तरफ भी आपने संकेत किया है। मां नारी अपनी मर्यादा की रक्षा किस प्रकार करेगी, इसके तरफ आपने बहुत महत्वपूर्ण ध्यानाकर्षण करते हुए कहा कि वो जब तक स्वावलंबी नहीं बनेगी, वो जैसे आपने कहा अचार पापड़ जो गृह उद्योग, जो एक नारी अगर भूखी भी है और नंगी भी है तो उसे वस्त्र की आवश्यकता होती है, और वस्त्र को ही, वस्त्र कैसे बनेगा उसको ही स्किल कहते हैं, और उसको ही उसको ही हम कहते हैं स्किल, और उसको ही कहते हैं उद्यमिता। तो कौशल और उद्यमिता नारी ला करके अपने पैरों पर खड़ी हो सकती है, इंटरप्रेन्योरशिप ला सकती है, और ये तभी लाएगी जब उसमें शिक्षा होगी। आपने संकेतों में, और लाइव प्रसारण लगातार हो रहा है, आपने संकेतों में, मैं चाहता था कि अभी कम से कम आप 10-15 मिनट और बोले, मुझे स्वयं अच्छा लग रहा था सुनने में। मैं ये मुंह देखी प्रशंसा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन नारियों पर बोलने का सामर्थ्य कौन जुटा पाएगा, एक नारी ही जुटा पाएगी। और मैं चाहूंगा, और हम लोगों के बीच की जो कड़ी है, मेरे बड़े प्रिय हैं, और हम मैं संघ के स्वयंसेवक हैं, आशुतोष तोमर जी, आपसे हम लोगों को जोड़ करके लोक पहल परिवार का आपको अंग बना दिया है, इसके लिए भी मैं आपका अभिनंदन करता हूँ। और बड़े तेजस्वी हैं हमारे लोक पहल के दिल्ली का जो कार्यभार देखते हैं आशुतोष जी। आशुतोष जी निरंतर लोक पहल की गतिविधियों को कैसे चलेगा, वो लगातार हमको कहते रहते हैं, सर ये वक्ता होंगे, ये वक्ता होंगे। पहली बार आपको अध्यक्षता करते हुए लाया गया, उसमें भी कार्यक्रम बहुत सफल हुआ, उसका भी प्रसारण लगातार हो रहा है। तो इस प्रकार हम लोग लगातार प्रयास करेंगे, और मन अभी भरा नहीं है। मैं इन्हीं विषयों पर, एक नारी सुरक्षा पर आपका व्याख्यान चाहूंगा कि वो एक 1.25 घंटे के हो, और नारी सुरक्षा, नारी गरिमा, नारी अस्तित्व, नारी अस्तित्व का निर्धारण कैसे हो, उसकी अस्मिता कैसे सुरक्षित रहे, उसकी सील का सुरक्षा का प्रश्न आज यक्ष प्रश्न बन गया है। तो उसके लिए समाज को क्या करना चाहिए, घर परिवार को क्या करना चाहिए, और शासन को क्या करना चाहिए, हमें कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका में किस प्रकार का अपेक्षित परिवर्तन करना चाहिए, इन सारे विषयों पर एक आपका व्याख्यान और विमर्श हम अवश्य आपसे चाहेंगे। और आशुतोष जी से हम निवेदन भी करेंगे कि आपको एक दिन जरूर बुलाएं, और क्योंकि हम इस पर देश विदेश से कई नारियों का, जैसे संध्या सिंह ने सिंगापुर से, नीलम जैन ने कैलिफोर्निया, तो लगभग हम लोग 10-15 विदेशी प्रोफेसरों से भी इस पर वार्ता कराई है। लेकिन जो मौलिक प्रश्न है वो अमेरिका से नहीं दिखाई देगा, वो मेरठ के धरातल पर, वो खाप पंचायतों में घटने वाली घटनाएं, गाजीपुर के, मेरा मेरा गृह जनपद गाजीपुर, गाजीपुर में होने वाली घटनाएं, गाजियाबाद में होने वाली घटनाएं, गोंडा में होने वाली घटनाएं, गोरखपुर में होने वाली घटनाएं, यह जमीन पर काम करने वाला स्वयंसेवक कर्तव्यनिष्ठ सृजन की शिल्पी अनुभूति चौहान ही देख सकती हैं। भाषणों से नहीं होगा, कर्म भी बहुत जरूरी है, और कर्म के लिए जमीन पर उतरना पड़ता है, और जमीन पर उतरने वाला व्यक्ति ही संवेदना के सत्य का प्रकटीकरण कर सकता है, सुझाव और परामर्श भी दे सकता है। तो आज के जो आपका मंत्रवत बीज वक्तव्य है, उसके लिए पूरा लोक पहल परिवार आपका अभिनंदन करता है, आपका स्वागत करता है। और मैं तो आपको लोक पहल से अपने को पृथक नहीं मानता हूँ, और हमको, आपको सुन रहे हैं पैनल में ही बैठ करके हमारे बहुत ही आदरणीय, श्रद्धेय और संघ के आकंठ, और इतना सोशल मीडिया पर प्रचार प्रसार करते हैं हमारे पूज्य, एकदम बहुत ही महनीय, जिनका बहुत मैं समादर करता हूँ, आशुतोष प्रताप सिंह आशु गुरु जी, वो हमेशा हमारा मार्गदर्शन और प्रेरणा करते हैं। हिंदुत्व के वो रक्षक हैं, और आपका संबंध प्रतापगढ़ जनपद से पूज्य राजा भैया के परिवार से है, बड़े सरकार से है। आपका संबंध सत्यदेव सिंह जी के परिवार से है, जो लोकसभा के पूर्व सदस्य रह चुके हैं बलरामपुर से, सुल्तानपुर से, और निरंतर राणा शिवाजी, आज चंद्रशेखर आजाद पर ही उन्होंने अद्भुत पोस्ट डाली है। तो आज संयोग से दुश्मन की गोलियों का हम सामना करेंगे, आजाद ही रहे हैं, आजाद ही रहेंगे, ऐसे चंद्रशेखर आजाद की आज जन्म जयंती है।
तो लोक पहल परिवार उनकी पुण्य स्मृतियों को नमन करता है, उस मृत्युंजयी को नमन करता है कि वो सपने अभी अधूरे हैं। योगी आदित्यनाथ जी को राम प्रसाद बिस्मिल, जिस दिन मैं आपको बता रहा था कि आप ही की कुल परंपरा से चौहान वंश से आते थे, लेकिन वो चूंकि पांडित्य था तो पंडित कहलाए, तो उन्हीं के परम मित्र उनसे उम्र में छोटे चंद्रशेखर आजाद की आज जन्म जयंती है। हम बड़े श्रद्धा से लोक पहल परिवार की तरफ से लोक पहल ने अपनी औपचारिक विनयांजलि, श्रद्धांजलि, अपना सत सत नमन समर्पित कर दिया है। लेकिन आपकी उपस्थिति में, आशु भाई गुरु जी की उपस्थिति में, आशुतोष सिंह तोमर की उपस्थिति में यह लोक पहल परिवार आपका अभिनंदन करता है तथा साथ साथ चंद्रशेखर आजाद की चिर स्मृतियों को नमन भी करता है। आपका बहुत बहुत स्वागत, आपका बहुत बहुत आभार। उज्जवल जी अब आज इस कार्यक्रम को संपन्न कर सकते हैं। और डॉक्टर अनुभूत चौहान जी बहुत देर से हम लोगों से जुड़ी हुई हैं, तो अपना आपका सामाजिक जीवन भी बहुत सक्रिय है, तो हमें लेफ्ट कर सकती हैं। लेकिन लेफ्ट करना, ये छोड़ना केवल आभासी मंच से है। यह जो लोक पहल से आपका वैचारिक जुड़ाव है, उससे आपका लेफ्ट नहीं हो रहा है। हम आपसे लगातार सक्रिय रहेंगे, सक्रियता की डिमांड करेंगे, अपील करेंगे, और साथ ही साथ लोक पहल में एक नारी विंग को स्थापित आप करिए और इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन करते रहिए। इसके लिए भी हम निवेदन करेंगे और अपने संयोजक जी से भी कहेंगे कि वह एक नारी शक्ति हमारी अधूरी है। हम लोग सब कुछ तो कर लिए हैं, लेकिन हमारे पास नारी शक्ति नहीं है। अगर दुर्गा नहीं रहेगी तो लोक पहल आगे नहीं बढ़ेगा। उसके लिए आप हमारा नेतृत्व करिए, लोक पहल में महिलाओं का नेतृत्व करिए, राष्ट्रीय स्तर पर नेतृत्व करिए और लोक पहल को आगे बढ़ाइए। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। और आशुतोष जी को भी बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आशु गुरु जी को बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद कि वो 1 घंटे का समय मेरे लिए निकाल देते हैं। गुरु जी बहुत बहुत प्रणाम। आज आपकी पोस्ट मैंने चंद्रशेखर आजाद पर देखी सोशल मीडिया पर, और उसकी लाइकिंग भी देखी, बहुत मात्रा में उसको लाइकिंग भी मिली हुई है। अच्छा अच्छा। हाँ, अब बहुत कम लोग हैं जो, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल ने कहा था कभी, शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशा होगा। आप ही जैसे कुछ कर्मठ लोग हैं, कुछ ध्येयनिष्ठ लोग हैं जो इन खंडहरों में भी दिए जला रहे हैं और अंधकार से लड़ रहे हैं। नहीं तो इन महान शहीदों को याद करने वाला भी लगता है इस धरा धाम पर, भारत पर नहीं बचेगा। आप ही जैसे लोगों की अलग से हम लोगों में भी शक्ति आती है। मैं बड़ी ईमानदारी से कहूं, जब आपकी पोस्ट सुबह मैंने देखा, मेरा मन मचल गया और मैंने भी एक लंबा लेख, बहुत लंबा लेख सोशल मीडिया के फेसबुक पर लिखा। वो प्रेरणा आपकी है। मुझे लगा कि जिस नगर में मैं हूं और बगल में ही हूं, और अगर मैं नहीं लिखता हूं, अलख नहीं जगाता हूं, 10 लोगों को फोन करके नहीं कहता हूं, तो मैं अपने भारतीय होने का अधिकार खो दूंगा। एक बूढ़ा शेर, एक बहुत माने आयु, जिस आयु में आराम करना चाहिए, उस आयु में एक युवा से भी अधिक ऊर्जा के साथ लिख रहा है, पढ़ रहा है, सोशल मीडिया पर राष्ट्रवाद की अलख जगा रहा है, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और सनातन के लिए लड़ रहा है। वह अनुकरणीय, आज गुरु जी आप ही से प्रेरणा मिली और मैंने बहुत शिद्दत के साथ बहुत कम समय में वो लेख लिख दिया। जी जी हम बोल रहे हैं, जी जी जी, मैं सुन रहा। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद पर वही लेकर हम आए थे फेसबुक पे। जी जी बोलिए। हमने उसमें देख भी सकते हैं कि जी ये हमने देखा था कि जो समय को दी चुनौती, जो समय को दी चुनौती वीर होते हैं, वे खाते न पाए होते हैं, रज शिष्य को चंदन करके सच ही देश की तकदीर हो गए।
जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। उज्जवल जी अब कार्यक्रम समाप्त कर दीजिए। उज्जवल जी मेरी आवाज सुन रहे हैं? जी सर। हाँ, अब समाप्त। बहुत बहुत आपका भी अभिनंदन। उज्जवल वत्सी ने, यह आपका भी मैं भूल गया था, उज्जवल जी का, आयुष सिंघल जी का। उज्जवल जी हमें यह सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म उपलब्ध करा रहे हैं, आभासी मंच को सजा रहे हैं, उनका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत।